एंड टेंस। टाइम एंड टेंस की यदि बात किया जाए तो टाइम होता है तीन तरह से। सबसे पहले टाइम का हम बात करें तो लिख देते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। फर्स्ट present, second past, write down also on your notebook, past, and third is future. If we talk about tense, then we should know there are 3 types, 4, not 3, 4 types of tenses. 4 types of tenses. Continue रखना। First is indefinite tense, second continuous tense, perfect tense, fourth है perfect continuous tense। लिखा गया। हम लोग ये टेंस पढ़ रहे हैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ऑक्सफोर्ड का एक्सरसाइज बन सके। मतलब यह है कि जो भी इसका बेसिक कंसेप्ट है जिससे हम टेंस को समझ सके, पहचान सके, वही सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा टेंस का यदि ग्रामेटिकली बात किया जाए, ग्रामर का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फॉर एग्जामिनेशन, तो उसके लिए टेंस का और भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जिसका कंसेप्ट अगला वीडियो में दिया जाए। देखा गया। अब हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस विद टाइम। जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये सब होता है टेंसेस विद टाइम। टेंसेस विद टाइम यानी टाइम के अनुसार साथ टेंस को पढ़ना। उसी में हम लोग पढ़ते हैं 3 तरह से। वो होता है 3 तरह का टाइम है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। तो जितना भी टेंसेस है तो प्रेजेंट के साथ सभी टेंसेस को, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसी तरह के फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसी तरह के सारा ये आगे बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले बात किया जाता है इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट टाइम के साथ। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग देते हैं टेंसेस विथ प्रेजेंट टाइम। टेंसेस विथ प्रेजेंट टाइम, उसमें सबसे पहले होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि बात किया जाए हिंदी स्ट्रक्चर, इसका हिंदी स्ट्रक्चर होगा, इसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल का बात करें तो प्रचलित एग्जाम्पल, राम आम खाता है तो हम ले सकते हैं। ता है, जैसे ता है, ती है, ते हैं, अंत में रहे क्रिया, खाना क्रिया है, खाना क्रिया है, इसके अंत में ता है ये लगा हुआ है। तो जैसे ही ता है, ती है, ते हैं, ये सब जब जुड़ा रहे तब उसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यदि फिर हम बात करें इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर का, इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट या अदर वर्ब। जैसे आप ऊपर वाले एग्जाम्पल को आप इस पर यदि बरफ के बनाते हैं तो ये हो जाएगा राम इट्स ए मैंगो। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि हम V1 कहाँ प्रयोग करेंगे V1 का और कहाँ प्रयोग करेंगे V5 का। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि V1 एक प्लूरल वर्ब होता है और V5 सिंगुलर होता है। V5 का मतलब क्या होता है? तो V5 का फार्मूला के तौर पर आप समझ सकते हैं कि V1 में जब S या ES को जब जोड़ते हैं तो वही बन जाता है V5। V1 जो होता है एक प्लूरल वर्ब होता है और जब V5 जो है एक सिंगुलर वर्ब होता है। S भी डिनोट कर रहा है सिंगुलर वर्ब, P भी डिनोट कर रहा है प्लूरल वर्ब। अब हम बताएंगे आपको कि कहाँ लगेगा V1 और कहाँ आएगा V1। तो ये कुछ नया बात नहीं है, आप लोग पहले से पढ़ जा रहे हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में V5 आता है और प्लूरल में बाकी सभी के साथ V1 आता है। लेकिन क्यों आता है, उसका क्या कारण है, वह कारण के साथ आपको अभी हम V1 और V5 के प्रयोग को बताएंगे। लिखा गया, लिखावे हड़बड़ी में है, अस्थिर से लिखो। स्टार्ट। अभी स्टार्ट। हाँ, तो अब हम लोग समझते हैं कि कहाँ लगेगा V1 और कहाँ आएगा V5। यानी इसको हम कह सकते हैं यूजेज ऑफ V1 या V5। सिंटैक्स के रूल के अनुसार एक रूल दिया गया है आप लोगों को, सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट जो है ये लेता है प्लूरल वर्ब। अब आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि V1 जो होता है ये एक प्लूरल वर्ब है और V5 जो है एक सिंगुलर वर्ब है। आई जो है एक एक्सेप्शन है, आई जो है एक एक्सेप्शन है जो कि अपने साथ प्रायः प्लूरल वर्ब लेगा और नहीं तो इज एम आर के रिस्पेक्ट में इसके लिए स्पेशल वर्ब एम है और बाज वेर के रिस्पेक्ट में वाज को लेता है। ये एक्सेप्शन है आई। इसको ध्यान रखना है, बाकी सब जगह यही लागू होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट लेगा प्लूरल वर्ब। अब है कि यदि बात किया जाए कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए कि यदि आप राम का बात करें तो एक आदमी का बोध हो रहा है, जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसी को हम सिंगुलर कहते हैं।
अब यहाँ ही का बात करें, सी का बात करें, etc, ये सारे के सारे सब सिंगुलर वर्ब है। ये सिंगुलर वर्ब है तो लेगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लेगा सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब क्या होता है? V5 होता है। इसीलिए V5 होने के कारण ही यदि हम कहें राम स्कूल जाता है तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि राम गोज टू स्कूल, मतलब गोज क्या लिखा हुआ है? गो प्लस एस या ईएस है या नहीं? तो गो क्या हुआ? V1 प्लस एस या ईएस, यही ना बनाता है V5। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? V5। और राम क्या है? ये सब्जेक्ट है राम। तो जब राम सब्जेक्ट है तो कैसा सब्जेक्ट है? राम कहने से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध। जब एक व्यक्ति या वस्तु का बोध तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट V5 होता है, इसीलिए यहाँ पर V5 आया। इसी तरह से यदि हम बात करें प्लुरल सब्जेक्ट का, तो प्लुरल सब्जेक्ट में जैसे कि आ जाएगा बी आता है, दे आता है, एक से अधिक नाम आ जाए जो एंड से जुड़ा हुआ रहे, राम एंड मोहन, etc, माई फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, etc, ये सारे का बोध हो सकता है इसमें। अब हम इसीलिए लिखते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, वी गो टू अ स्कूल लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वी गो टू अ स्कूल? इसलिए लिखते हैं क्योंकि वी मतलब हम लोग, ये प्लुरल सब्जेक्ट है, और ये है V1। तो V1 वहां से ऊपर से आप देख लीजिए कि V1 होता है प्लुरल वर्ब, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब आता है, इसीलिए V के साथ गो होता है। अब यदि बात किया जाए इसके निगेटिव स्ट्रक्चर का, तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब यहाँ क्वेश्चन है कि कहाँ डू आएगा, कहाँ डज आएगा। तो बस वही कंसेप्ट है कि डू जो है ये V1 है, और डज जो है ये V5 है। V1 मतलब प्लुरल वर्ब, V5 मतलब सिंगुलर वर्ब। और जहां पे अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्लुरल वर्ब आएगा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बस वही कंसेप्ट और कुछ अलग नहीं है। जैसे राम आम नहीं खाता है, तो इसका सीधा बन जाएगा, राम सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज लगेगा, नॉट। हाँ, डू और डज जब लग जाएगा तो V1 V5 का काम जैसी हो गया, तो ये हमेशा V1 आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में ध्यान देना है। जैसे हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा डू या डज या डिड जैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, तो हमेशा जब भी होगा तो V1 ही आएगा, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाता है। इन लोग ईट ए मैंगो, ठीक है। अब एक प्लुरल एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे हम लोग अपना काम नहीं करते हैं, इसका सीधा बन जाएगा वी डू नॉट डू आवर वर्क होगा। आवर वर्क कैसे होगा? माई वर्क क्यों नहीं, योर वर्क क्यों नहीं, दियर वर्क क्यों नहीं, ये नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का। हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट, यदि नोट रहेगा तो देना, नहीं रहेगा तो नहीं देना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर देना। इसका यदि एग्जाम्पल का बात किया जाए तो हो जाएगा क्या राम आम नहीं खाता है।
इसका बन जाएगा डज राम नोट ईट ए मैंगो। बंद अभी मत कर देना। साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूरी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। इसका एक बचा हुआ है कब क्यों कैसे, यानी WH स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं ताकि इसका क्वेश्चन बना सके, ट्रांसलेशन बना सके। हमारा मुख्य व्यू है कि ट्रांसलेशन आप लोगों से कम ट्रांसलेशन जरूर बने, और ग्रामर का क्वेश्चन बनाने के लिए, टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए, और इसका बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट है। इसका यूजेज ऑफ टेंस में हम लोग पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर WH स्ट्रक्चर्स के रूप में, जिसमें आता है व्हाट, वाई, वेन, वेयर और हाउ, ETC और भी आ सकता है, विच भी आ सकता है, हाउ मेनी भी आ सकता है। इसके बाद डू या डज देते हैं, प्लस सब्जेक्ट, नोट रहेगा तो देना है, नहीं रहेगा तो बाय बाय कर देना है, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं राम आम क्यों नहीं खाता है, ये हो जाएगा क्यों का। जैसी कब क्यों कैसे किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए, कब क्यों कैसे कहाँ, ये सारा बात क्वेश्चन वर्ड जिसको बोलते हैं, तब उसका मीनिंग सबसे पहले होगा। तो क्यों का मीनिंग हम लोग जानते हैं वाई, राम सिंगुलर है इसलिए डज, फिर राम लगेगा, नोट दिया हुआ इसलिए नोट लगा, और आप लोग तो आगे पता है, जानते ही आप लोग। इस सब सेंटेंस में और भी आता है, जैसे कुछ केवल हम स्ट्रक्चर सेंटेंस के रूप में बता देते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे इसी में आता है वह चाय बनाना जानती है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है इस प्रकार का, इसमें दो वर्ब होता है, एक चाय बनाना प्रिपेयर टी होता है, और एक जानना। इसके लिए स्ट्रक्चर का बात करें तो सब्जेक्ट प्लस ये जो इसको हम कहते हैं ना भी, वो मैंने समझ लीजिए, तो इसको अंतिम में जो रहता है उसको भी1 कहिए, और जो इधर रहता है अंतिम के पहले जिसमें ना लगल रहे उसको V2, ना पर ध्यान देना है, ये V2 मानना है। V2 मतलब वर्ब फॉर्म नहीं, V2 का मतलब हुआ दूसरा वर्ब, और ये अंत में जो वर्ब लगा हुआ है ये हुआ पहला वर्ब। तब जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले V1 का ही V1 फॉर्म या V5 फॉर्म देना है। उसके बाद जो रहेगा V2 फॉर्म वर्ब, उसको हम हाउ टू के बाद देंगे, हाउ टू जोड़ देंगे। उसके बाद इसका भी फॉर्म सीधा V1 होगा। उसके बाद में जो कुछ ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा उसको हम रख देंगे। जैसे इसका यदि हम बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। और इसका यदि हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो इसका बन जाएगा सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। इस तरह से बनता है। इसी में और भी आता है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, मतलब जो 99% जिसका निश्चितता रहे, जो दर्शावे जो 99% घटना घटित होने वाला है। जैसे अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। तो कल यहाँ आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री का योजना बन चुका है, वो आएंगे।
ये 99% इसको कहते हैं ना 99% सर्टेन, मतलब इसका निश्चितता जो है ना 99% संभावना है कि ये घटना घटने वाला है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो। देखने लगता है कि गे जैसी आ गया, गागेगी, गागेगी, तो ये जैसी आता है तो समझ आता है फ्यूचर टेंस, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 99% घटना घटित होने वाला ये है, उसमें देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, पूरा ही सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ V5, यानी सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 जो दर्शाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।